नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। कानपुर का बिकरू कांड जिसने पूरे पुलिस महकमे की चूलें हिला दी। एक खूंखार अपराधी के आतंक के आगे कानपुर पुलिस ने घुटने टेक दिए। एक ऐसों की दगाबाजी ने 7 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। आधी रात को हुए एक एनकाउंटर में थाना इंचार्ज मौके से भाग खड़ा हुआ। बिकरू कांड के 8 दिन बाद भले ही पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा कर दिया हो, लेकिन उस खूनी रात से जुड़े आज भी कई सवाल जिंदा हैं। इंडिया न्यूज आज आपको उस खूनी रात से जुड़े कुछ खुलासे करने जा रहा है, जिससे यह साफ होगा कि क्या आखिर उस रात हुआ था। कौन था विभीषण जिसने विकास दुबे के लिए मुखबिरी की? वो कौन कौन से पुलिस वाले थे जो अपराधियों से मोर्चा लेने के बजाय मौके से भाग खड़े हुए? इंडिया न्यूज को उस रात पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का एक ऑडियो मिला है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज इन ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता। आइए आपको सुनवाते हैं उस रात दबिश देने गई पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अपने आला अधिकारियों को कैसे सूचना दी और उस पर उनका क्या कहना था। जैन सर, वो साहब का मोबाइल गाड़ी में रखा है और वहाँ गोलियां चल रही हैं साहब। गोलियां ज्यादा चल रही हैं? हाँ सर, वो 40-50 राउंड फायर हो चुके हैं और शायद एक 2-3 सिपाही की गोली भी लगी है साहब। अच्छा, तो अब आसपास की फोर्स नहीं बुला रहे हैं क्या? जी सर। कौन सा गांव है ये? है बिकरू साहब। बिकरू, ठीक है। तो आपने इस ऑडियो को सुना। कानपुर एसएसपी को दबिश की सूचना नहीं थी। एसएसपी विकास दुबे नाम के गैंगस्टर को नहीं जानते, यह भी सामने आ चुका। चौबीपुर एसओ फोन पर विकास दुबे के बारे में बता रहा। विकास दुबे की क्राइम हिस्ट्री से एसएसपी अनजान थे, यह सबसे बड़ा सवाल है। गैंगस्टर विकास दुबे को एसएसपी नहीं जानते। जिस गैंगस्टर का खात्मा करने के लिए, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, एसएसपी को इस बात की जानकारी नहीं थी। कानपुर एसएसपी को इसकी सूचना नहीं थी। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे बड़ा खुलासा, आखिरकार उस दिन का विभीषण कौन था? ये सवाल आज भी खड़ा हुआ है। इसी सवाल को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सवाल पर हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर हुआ क्या, कैसे हुआ, कौन कौन मिला हुआ था। हालांकि ये नई बात नहीं है कि अपराधियों और पुलिस के गठजोड़ को लेकर के पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि बिकरू कांड में 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए और इसके बाद पूरे देश भर से आवाज उठी कि आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ, और इसी को लेकर के एक वीडियो ऑडियो सामने आया। उस ऑडियो को हमने आपको सुनवाया। गैंगस्टर विकास दुबे को एसएसपी नहीं जानते, ये चौंकाने वाली बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले इस वक्त आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो एसएसपी विकास दुबे नाम के गैंगस्टर को नहीं जानते। चौबेपुर के एसओ फोन पर विकास दुबे को लेकर के बता रहे हैं। इसी को लेकर के एक बार फिर से सवालों के घेरे में पुलिस महकमा है। आखिर वो बातचीत उस दिन की क्या थी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो हम एक बार फिर से आपको सुनवाना चाहते हैं। जैन सर, वो साहब का मोबाइल गाड़ी में रखा है और वहाँ गोलियां चल रही हैं साहब। गोलियां ज्यादा चल रही हैं? हाँ सर, वो 40-50 राउंड फायर हो चुके हैं और शायद एक 2-3 सिपाही की गोली भी लगी है साहब। अच्छा, तो अब आसपास की फोर्स नहीं बुला रहे हैं क्या? जी सर। कौन सा गांव है ये? है बिकरू साहब। बिकरू, ठीक है। तो उस रात हुई बातचीत का सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं हमारे साथ, और हम आपको दिखाते हैं बिकरू कांड का पूरा सच। आखिरकार वो सच क्या है, क्या बातचीत हुई, वो हमने आपको सुनवाई। लगातार हम इस पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि एसएसपी को जानकारी नहीं थी विकास दुबे को लेकर के, और इसीलिए यह सवाल अब खड़ा हो रहा है कि आखिरकार किसकी मिलीभगत से यह सब कुछ हुआ, किसकी मिलीभगत से पुलिस के जवानों की जान गई, 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए। उसको लेकर के सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या था उस रात का सच, बिकरू कांड का पूरा सच, उसका खुलासा परत दर परत हम लगातार कर रहे हैं।
इस ऑडियो की पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो में जो आवाज आप सुन रहे थे उससे यह जाहिर होता है, उससे यह साफ होता है कि एसएसपी को उस दिन जानकारी नहीं थी कि आखिरकार विकास दुबे पर किस तरह की कार्रवाई करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी। पुलिस महकमे के भीतर इस तरह से ये जो चीजें सामने आ रही हैं वो बड़े सवाल एक बार फिर से खड़ा करती हुई दिखाई देती हैं। तो विकास दुबे के गांव में उस दिन पुलिस रेड करने गई थी। विकास दुबे के गांव में बिकरू में रेड करने गई, 3 थानों की फोर्स वहां पर गई थी, लेकिन विकास दुबे के जाल में ऐसी फांसी कि वहां से निकल ही नहीं पाई। जब एसएसपी ने दिनेश कुमार पी ने चौबेपुर एसओ विनय तिवारी से पूछा कि सीओ दिनेश मिश्रा कहां हैं, तो उसने आखिरकार क्या जवाब दिया, जरा आप भी इसे सुनिए, गौर से सुनिए और सोचिए कि आखिरकार उस दिन पुलिस महकमे के भीतर क्या चल रहा था। सर सीओ साहब अंदर फंसे हुए हैं, मोबाइल गाड़ी में है सर। तो सीओ कहाँ से हैं? सर सीओ साहब वहाँ अंदर जहाँ गांव है, 2 सिपाहियों को गोली लग गई है सर। मंदना चौकी इंचार्ज को भी गोली। मंदना चौकी में हो तुम लोग? नहीं सर, मैं चौबेपुर थाना क्षेत्र में बिकरू गांव पड़ता है। नहीं, तुम कहाँ हो? मैं भी यही हूँ सर, यही। कौन बोल रहे हो? मैं विनय तिवारी बोल रहा हूँ सर। एसओ बोल रहे हो? सर तो सीओ को कहाँ छोड़ के आए हैं? सर गोली चली सर, तितर बितर हो गए इधर उधर सब लोग। कितने लोगों को लेके गए हो? सर 3 एसओ थे और सीओ साहब थे। कितने फोर्स थे? 40-50 आदमी थे सर। तो गोली किसने चलाया? गोली सर वही विकास यादव के अंदर से घर से चला रहा है बराबर लगातार। 4-5 तो आदमी। अकेला एक आदमी ने चलाया ना? सर अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से चल रही है गोली। क्या नाम है उसका जिस गोली चला रहा है? विकास दुबे। ये गांव के प्रधान को बुलाओ। गांव का प्रधान कौन है? सर ये यही इसी का भाई है प्रधान। इसी के भाई प्रधान है। सीओ साला सीओ का क्या हुआ यार? सर अंतर छोड़ के भागे आए तुम लोग? सर भागा नहीं हूँ सर, मैं भागा नहीं हूँ सर। मैं उसको अजय सिपाही को लेके आया सर। कहाँ लगी उसको? उसको सर पेट में लगी है गोली और मंदना चौकी इंचार्ज को हाथ में लगी है सर। तो पेट में लगी तो चर्रा लगा कि कौन सी लगी? बुलेट लगी है सर। 315 की? सर अरे तो तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। विकास दुबे ने घेराबंदी करके हमला किया था। विकास दुबे के जाल में पुलिस फंस गई थी। पुलिस वालों को निकालने का मौका नहीं दिया गया था। मौके से विनय तिवारी भाग निकला था। सीओ को गांव में अकेला छोड़ने पर एसएसपी नाराज थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एसएसपी को जानकारी ही नहीं कि उनकी पुलिस कहां पर बुलेट से जूझ रही है, कहां पर गोलियों से जूझ रही है। एसएसपी को तभी जानकारी लगी जब यहां पर जानकारी दी गई। वो ऑडियो क्लिप हमने आपको सुनवाया। उस ऑडियो क्लिप में साफ जाहिर होता है कि किस तरह से यह संवाद हुआ और कौन आखिरकार पुलिस महकमे के भीतर का भेड़िया है, ये जानना सबके लिए जरूरी है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इस वक्त सबसे बड़ा खुलासा लेकर आपके बीच हम हाजिर हैं। सीधे इस वक्त हम जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी कानपुर से राहुल वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से खुर्रम निजामी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले न्यूज रूम का रुख करते हैं। अतुल, हमने सुनवाया वो ऑडियो और उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस ऑडियो को सुनने के बाद आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं कि आखिरकार सब जानना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का विभीषण आखिर कौन था? देखिए हेमंत, ये बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब मिल चुका है कि विकास दुबे का अंत हो चुका है। विकास दुबे आखिरी वक्त में महाकाल के दरबार में पहुंचा और फिर भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। मुठभेड़ हुई, क्या हुआ, गाड़ी कैसे पलटी, इस पर तमाम तरह के सवाल है। मामला बहुत दूर तक जा चुका है, लेकिन अभी जो ऑडियो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, सुना रहे हैं, उससे सबसे अहम चीज यही निकल कर आती है कि अगर वहां के एसपी रैंक के अधिकारी को यह नहीं पता है कि उस इलाके का सबसे बड़ा या फिर कोई हिस्ट्री शीटर जिसका इतना लंबा आपराधिक इतिहास या गंभीर मुकदमे है, वो जानता नहीं उसको, तो फिर सोचिए कि पुलिस महकमा कैसे चल रहा होगा। जिस व्यक्ति से यानी विनय तिवारी, जो कि उसी पुलिस विभाग का और खुद विकास दुबे का बड़ा करीबी माना जाता रहा, या फिर विकास दुबे का वो वीडियो आपको याद होगा जिसमें वो कहता है करीब आ जाओ डरो मत, तो ताना बाना साफ था और किस तरीके से विनय तिवारी और
सीओ के बीच में अनबन थी और सीओ कई बार इसकी शिकायत कर चुके थे। वो पूरा प्रकरण तमाम लोग देख चुके हैं और इंडिया न्यूज उसके पहले लगातार दिखा चुका है। लेकिन अब ये जो ऑडियो सामने आया उससे दो तीन चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला ये कि एसएसपी को कतई कोई जानकारी नहीं, ना तो हिस्ट्री शीटर के बारे में और ना ही इस पूरे मुठभेड़ के बारे में या फिर पुलिस वहां दबिश देने गई थी उसके बारे में। हो सकता है कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि बड़े अधिकारियों को जानकारी नहीं मिल पाती है, त्वरित एक्शन लेना होता है। लेकिन आज तकनीकी के दौर में आप त्वरित एक्शन लेते हुए भी सूचित कर सकते थे, तो वहां पर इसका जवाब भी मिल जाता है। दूसरा, इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखेंगे तो पता ही नहीं कि जिस विकास दुबे के घर पर दबिश देने पुलिस गई थी और कितने लोग गए थे, वहां पर वो कैसे ट्रैप में फंस जाते हैं। एक तरीके से जैसे नक्सली एम्बुश लगाते हैं, उस एम्बुश में वो फंस जाते हैं और पुलिस महकमे के बाकी लोग जो कि वहां दबिश में सीओ साहब के साथ पहुंचे थे, वो भाग खड़े होते हैं, फोन पर अपने एसएसपी को, अपने बड़े अधिकारियों को सूचित करते हैं। एसएसपी पूछते हैं कि सीओ के पेट में गोली लगी है, कहां लगी है, कौन सी गोली लगी है, छर्रा लगा है, क्या लगा है। यानी कुल मिलाकर बड़ा हास्यास्पद सा था और इसी का नतीजा था कि उस वक्त इतने पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बाद में ठीक है विकास दुबे का भी अंत हुआ, लेकिन अब वहां पर सियासत शुरू हो गई है। वो सियासत ब्राह्मण तक पहुंच चुकी है और ब्राह्मणों की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई कि हितैषी कौन है और उनका नाशक कौन है। अब यहां सबसे अहम बात यह जो कि मुख्य बिंदु है कि उस वक्त देखिए कई बड़े अधिकारियों के नाम पर चर्चा तो हुई, लेकिन धीरे धीरे मामला दबता गया या फिर कहें कि उनके खिलाफ एक्शन तात्कालिक लिए गए। लेकिन साठगांठ कैसी थी महकमे में विकास दुबे की और बड़े अधिकारी कैसे अनभिज्ञ थे विकास दुबे के कारनामे से, ये इस ऑडियो से निकल कर आता है। और इसी का नतीजा है कि इतने पुलिसकर्मी शहीद हुए या फिर एक अच्छा अधिकारी हमने खो दिया। और ऐसा विकास दुबे जैसा प्रकरण उभर कर सामने तो आया, लेकिन वो सामने आना भी जरूरी था, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि क्या ताना बाना और महकमा कैसे चल रहा है। अगर अधिकारी को अपने उस इलाके के एसएसपी रैंक के अधिकारी को अपने उस इलाके के हिस्ट्री शीटर के बारे में ना पता हो, वो भी विकास दुबे जैसा शख्स, तो अंदाजा आप लगाइए कि फिर कितना मखमली अंदाज में महकमा चल रहा है। हेमंत। बिल्कुल अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। लेकिन इस वक्त कानपुर से चूंकि हमारे सहयोगी राहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, राहुल वाजपेयी का रुख कर लेते हैं। राहुल, जो ऑडियो हमने सुनवाया उसके बाद स्थितियां कुछ साफ होती हुई और अतुल उनको पूरी स्पष्टता के साथ समझाते हुए भी आपने सुना, लेकिन क्या यह साफ है कि उस दिन की घटना की जानकारी जब तक फोन करके नहीं दी गई थी, जो हमने ऑडियो सुनवाया उससे पहले तक एसएसपी को नहीं थी? यह काफी गंभीर है। जी देखिए हेमंत, एक बड़ी चीज़ इसमें यह है कि जो तत्कालीन एसएसपी थे दिनेश कुमार पी, उन्होंने करीब हफ्ते भर पहले ही कानपुर शहर का चार्ज लिया था। और कानपुर शहर में यहाँ एक जैसे ही चार्ज लिया था वैसे ही एक बड़े भूमाफिया पिंटू सेंगर की हत्या हुई थी, बसपा नेता की। एसएसपी उसमें उलझे हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो पूरे शहर के हिस्ट्री शीटर है उनकी रिपोर्ट वो नहीं ले सके। लेकिन कहीं ना कहीं घटना की पूरी जानकारी एसएसपी को थी, क्योंकि जिस समय दबिश गई थी, जिस समय जो राहुल तिवारी वादी था वो एसएसपी के पास गया था, तब एसएसपी ने कहा था मुकदमा दर्ज करो और मुकदमा दर्ज करने के बाद इसको गिरफ्तार करो। तो कहीं ना कहीं तब विनय तिवारी जो तत्कालीन एसओ चौबेपुर था उसने सीधे सीओ को साथ लिया था और 3 थानों की अलग अलग फोर्स थी, वो फोर्स थी और फोर्स ने दबिश डाली। दबिश डालने के बाद विनय तिवारी उस दबिश में सबसे पीछे चल रहा था। कहीं ना कहीं ये घर का भेदी था, ये वो विभीषण था जिसने कि जिस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की जान चली गई, जिसका जिम्मेदार विनय तिवारी था। इसी की मुखबरी से जो जानकारी मिल रही थी विकास दुबे को, वो पूरी तरीके से थी। हाँ, एसएसपी को जब घटना के बारे में पता चला वो निकले, उन्होंने सीओ की हालचाल जानने की कोशिश करी। तत्कालीन एसएसपी थे दिनेश कुमार पी। शहर को समझने में समय लगता, क्योंकि हफ्ते भर पहले ही उन्होंने कानपुर में ज्वाइन किया था। उसके बाद बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या हुई थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो उसके खुलासे में उलझे हुए थे। उसको खोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव था। और इसी बीच ये पूरा कांड होता है, बिखरू कांड, जिसमें डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या होती। जी
बिल्कुल राहुल, लेकिन बड़ा सवाल आखिरकार इस बात को लेकर के बरकरार है। खुर्रम, आप मुझे सुन पा रहे हैं, जिस तरह से हमने ऑडियो सुनवाया सबको, और उसके बाद ये सवाल जरूर खड़ा हुआ कि आखिरकार क्या इतने बड़े ऑपरेशन के लिए पुलिस वहां पर दबिश देने के लिए पहुंची, एक बड़ा अपराधी, और उसमें ये खुलासा होता है कि जब विनय तिवारी फोन करता है एसएसपी को, तो एसएसपी कहते हैं कि कहां पर रेड करने गए हैं, कौन आखिरकार विकास दुबे हैं, क्या यह संभव है कि जानकारी नहीं हो इससे पहले के एसएसपी, जबकि विकास दुबे के साथ फोटो खिंचवाते थे। वो वायरल तस्वीरें भी हमने देखी हैं। जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, जिस तरीके से विकास दुबे का जो मामला जो खत्म हो चुका है विकास दुबे, लेकिन जिस तरह से बिक्रू कांड जो होता है, बिक्रू का नरसंहार जो होता है पुलिस वालों का, वो अभी बाकी है। और जिस तरीके का ऑडियो आप सामने आई है वो साफ बताता है कि उस रात आखिर हो क्या रहा था, किस तरीके से एक एसओ जो है वो किस तरह से गुहार लगा रहा था, किस तरीके से एसएसपी को मालूम ही नहीं था कि इस तरीके से रिप्रिकेशन हो सकता है, ये साफ बताता है। मैं जब कानपुर गया था तो मैंने पता किया था, तमाम उन लोगों से मुलाकात मेरी हुई थी जो कि 2 और 3 जुलाई की रात को शामिल थे इस मुठभेड़ में। उनको ये मालूम था दबिश देनी है, और उनको इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिसके यहाँ जा रहे हैं, जिस बिकरू गांव जा रहे हैं, वहाँ का विकास दुबे, बिकरू का विकास दुबे की हैसियत क्या है अपराधी दुनिया में। इस वजह से ना असलहे उनके पास से, ना प्रॉपर प्लानिंग थी, ना टोपोग्राफी थी, कुछ नहीं था उनके पास। जो वहाँ पहुँचते हैं तो उन पर गोलियों को बौछार होती है। उसके बाद ये ऑडियो सामने आता है, ये साफ बताता है किस तरीके से गलत तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, किस तरीके से जो टीम पहुंची वहां पर उसको अंधेरे में रखा गया, कि जो विकास दुबे है वो किस लेवल का अपराधी है, वो मिजाजन अपराधी है, ये नहीं बताया गया। उस वजह से वो लोग साइकोलॉजिकली तैयार नहीं थे मुठभेड़ के लिए जो टीम गई थी, और यही वजह है कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, और जो बच गए वो खुदा की रहमत थी जो बच गए। लेकिन ये साफ जाहिर हो जाता है कि जो हमारा पुलिस ऑपरेशन था बिकरू गाँव का, वो कितना बड़ा फेलियर था फ्रॉम स्टेप 1। ये बताया गया था, एसओ को मालूम था, सीओ को मालूम था, लेकिन बाकी पुलिस फोर्स को नहीं मालूम था। हैरानी होती, हैरत होती है, और उससे ज़्यादा हैरत ये होती है कि जब एसएसपी ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ, तो उसको ब्रीफ नहीं किया एसएसपी को, और एसएसपी को जानकारी ही नहीं थी कि विकास दुबे कौन है, वो किस लेवल का अपराधी है, उनको यही मालूम ही नहीं थी। अगर मालूम होता तो शायद वहाँ और तैयारी के साथ पुलिस टीम जाती। तो बिल्कुल एक एक चीज़ अब सामने आती जा रही है, क्योंकि इंडिया न्यूज़ सूत्रों के आधार पर खबर नहीं चलाता, जो बताता है वही होता है जो बताता है। यानी कि कोई उड़ान नहीं होती है, जो धरातल पे होता वही बताता है अपने दर्शकों को। लेकिन जो सबसे हैरानी की बात है, जिस तरीके के वार्तालाप आ रही है सामने कि तुम कहाँ हो, मैं बिकरू गांव में हूँ, कौन गोली चला रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, इसका लेवल प्लान था। और एसएसपी भी अवाक थे, अगर उनकी जानकारी में था तो उनको ये नहीं मालूम था। हैरानी होती है कि आखिर तत्कालीन एसएसपी को क्यों नहीं मालूम था कि विकास दुबे किस लेवल का अपराधी है, वो मिजाजन अपराधी है, ये उनको नहीं मालूम था। हैरानी होती है, और ये भी हैरानी होती है कि कानपुर जोन के टॉप 10 अपराधियों में उसका शुमार भी नहीं होता था। बिल्कुल, तो इतने बड़े अपराधी खुर्रम जिसको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, क्या ये सिर्फ महज प्लानिंग की कमी थी, या कहीं ना कहीं मिली भगत जिसकी वजह से जानबूझकर पुलिस की एक टीम को इस तरह से मौत के मुंह में झोंका गया था? आखिर सच क्या था, इस पर लगातार हम बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल दर्शकों को हम बता दें कि विकास दुबे के हमले के बाद चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी मौके से भाग निकला था। गांव से बाहर आने के बाद उनसे एसएसपी दिनेश कुमार पी को सूचना दी उसने, लेकिन एसएसपी के बार बार पूछने पर भी विनय तिवारी ये नहीं बता रहा था कि वो चौबेपुर थाने का एसओ है। जरा आप भी सुनिए। क्या कोई दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर, गोली चल रही है, 4-5 सिपाहियों को लग, इसमें कौन है? ये बताओ, जो वहाँ के प्रधान उड़धान हैं उनको यही फोन है सर, करके प्रधान बुलाओ। यहाँ का यही सब कुछ है सर, ये बड़ा मन बट, हाँ यही मुलजिम है? हाँ, मुलजिम यही है? 58 मुकदमे हैं सर इसके ऊपर। अच्छा, तो बाकी और स्टैंड है गांव में? इस गांव में सर स्टैंड और ये मुझे सब यही है सर। है? हाँ। अच्छा, तो क्या पूरा गांव विरोध में है या कुछ ही लोग हैं? कुछ ही लोग हैं सर, कुछ ही लोग, उसी के साथ के बस 5-7 आदमी जो है गोली चला रहे हैं घर के अंदर से। 5-7 आदमी चला रहे हैं? हाँ। अच्छा, आपके साथ कितना फोर्स है? सर फोर्स तो 3 थानों का था, बिठूर, शिवराजपुर और सीओ साहब, लेकिन अच्छा, तितर बितर हो गए। क्या सीओ साहब कहाँ गए हैं? सीओ साहब अंदर किसी घर में है सर। अच्छा, तुम हमराही हो उनके? नहीं, मैं हमराही नहीं हूँ सर। हैं?
मैं हमराही नहीं हूँ, मैं भी चौबेपुर से हूँ सर। चौबेपुर थाने से हो? अच्छा, नहीं कोई सिपाही है सर, तो थाने से है, सीओ साहब भी किसी घर में है। तो सुना आपने, खुद की पहचान विनय तिवारी नहीं बता रहा था, उसमें आनाकानी कर रहा था। विनय तिवारी खुद को पहचान के तौर पर साबित नहीं करना चाह रहा था। विनय तिवारी चौबेपुर थाने में तैनात होने के बावजूद भी उसने कहा कि चौबेपुर थाने से बात कर रहा हूं। कई बार पूछने पर बताया कि वो चौबेपुर का एसओ है। ये सबसे पहले नहीं बताया कि मैं चौबेपुर का एसओ हूं, ये बात हुई है, लेकिन घुमा फिरा करके आपने सुना कि किस तरह से एसएसपी बार बार हालात की जानकारी ले रहे थे। विनय तिवारी सीओ देवेंद्र मिश्रा के बारे में नहीं बता पाया, ना खुद को लेकर के सही जानकारी दे रहा था। ये तमाम तथ्य बताते हैं कि किस तरह से ये पूरा खेल रचा गया। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। अतुल, आपने ये भी सुना कि किस तरह से जो विनय तिवारी है वो अपनी पहचान बताने में भी आनाकानी कर रहा था, वो नहीं बता पा रहा था। हो सकता है उसने जानबूझ करके नहीं बता रहा हो या हड़बड़ाहट में हो, स्थितियां मौके पर कैसे होंगी उनकी वजह से हो। लेकिन क्या माना जाए, क्या ये महज एक तालमेल की चूक थी, या फिर कहीं ना कहीं जो सवाल मैंने किया, जिस बात का जिक्र मैंने किया कि जानबूझकर एक टीम को पुलिस की झोंक दिया गया, इस तरह से जानते हुए भी कि एक खूंखार अपराधी को पकड़ने के लिए उस पर दबिश देने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं जिसको फिर से स्पष्ट कर देते हैं हेमंत। यहां पर ये जो बार बार कहा जा रहा है कि तालमेल की कमी थी, वाकई तालमेल की कमी थी, लेकिन ये प्रायोजित भी था और इसको भी लेकर अब मामला आगे जांच में है। प्रायोजित इस वजह से क्योंकि सीओ और विनय तिवारी दोनों के बीच में अनबन थी। सीओ को ने बाकायदा इसकी शिकायत लिखित से लेकर अपने अधिकारियों को फोन पे भी सूचित करने के साथ साथ किया था, और विनय तिवारी जो कि बड़ा करीबी था विकास दुबे का, ये उजागर पहले ही हो चुका था। अब दूसरा बिंदु जो यहां पर विनय तिवारी कह रहा है कि मैं हमराही नहीं हूं लेकिन चौबेपुर थाने से हूं। हड़बड़ाहट में कोई ये नहीं भूल सकता कि मैं चौबेपुर थाने का एसए हूं। हड़बड़ाहट में एसएसपी ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं कोई और बोल रहा हूं या मैं भी उनके साथ हूं। यही कहेंगे कि हाँ मेरी आइडेंटिटी ये है। तो ये हड़बड़ाहट का नतीजा नहीं है, ये भी अपने आप को बचाने का तरीका था और विनय तिवारी इसीलिए उसी वक्त में एक्सपोज हो गया था। अब यहां पर जो तीसरा बिंदु था जिसको लेकर राहुल कह रहे थे कि एक हफ्ते पहले कमान संभाली थी, सवाल इसी बात का है कि एसएसपी रैंक का अधिकारी अगर एक हफ्ते पहले कमान संभालता है और उस बीच में एक कोई बड़ी घटना हो जाती है, वो उसमें लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस एक घटना के वजह से ही वो उसी में उलझे रह जाएंगे और बाकी पूरा जिला या फिर उनका जो जोन है, उनका जो इलाका है, वो छोड़ दिया जाएगा। उस रैंक का अधिकारी अपने आप में सक्षम होता है और पद संभालने से पहले डिटेल्स उनके पास होती हैं। ये लूप होल्स तो वहां पर है। हाँ, दूसरा पहलू ये जरूर कि एसएसपी ने जैसे ही विनय तिवारी ने फोन किया तो उन्होंने सब कुछ जानने की कोशिश की, अपनी तरफ से तत्परता दिखाई, और वो उस वक्त उनके लिए पैनिक सिचुएशन रही होगी कि अचानक से ये क्या और इतना बड़ा कोई कैसे कांड हो सकता है। इसी वजह से वो बार बार पूछ रहे हैं कि क्या पूरा गांव विरोध में है, ये कौन शख्स है, इसके गांव में प्रधान कौन है। और फिर विनय तिवारी जवाब दे रहा है कि वहां प्रधान भी वही है, विधान भी वही है, सब कुछ विकास दुबे ही है और उसका परिवार उसके गुर्गे ही है। तो लूपहोल्स भी थे, तालमेल की कमी भी थी और साथ में पुलिस महकमे के अंदर ही जो भेदिया था उसकी वजह से यह घटना हुई थी और वो खुलकर छनकर धीरे धीरे ऑडियो वीडियो के जरिए एक एक करके आ रहे हैं सामने। अब विकास दुबे जिसके बारे में फिल्मों के जरिए और वेब सीरीज के जरिए लोगों को बताया जाए, इसकी लड़ाई चल रही है फिल्म इंडस्ट्री में, वहां पर देखिए खुद उसका ताना बाना पुलिस महकमे में कैसा था ये पहले ही खुल चुका है। और अब और भी चीजें निकल कर आ रही हैं कि बिना तैयारी या फिर तैयारी के साथ भी पुलिस महकमा पहुंचा तो उसके अपने ही लोगों ने उन लोगों का साथ नहीं दिया और उसका नतीजा था कि इतने पुलिसकर्मी शहीद हुए। हेमंत, बिल्कुल अतुल, आप ठीक करें। जिस तरह से तमाम चीजें हुई उसके बाद अब परत दर परत चीजें बाहर आ रही हैं और ये साफ होता जा रहा है कि कैसे एक मिली भगत लगातार वहां पर रही विकास दुबे और पुलिस के बीच में। लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी राहुल भी, राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, चूंकि एक सवाल इस बात को लेकर के भी खड़ा हुआ कि बहुत कम समय में ये पूरा का पूरा एक्शन लिया गया। यहां पर करीब 11 बजे के आसपास एफआईआर दर्ज हुई, 12 बजे के आसपास वहां पर बिकरू गांव पुलिस पहुंच जाती है, बिना तैयारी के पहुंच जाती है, एसएसपी को बिना सूचना दिए पहुंच जाती है, तमाम चीजें हैं। जी, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं चूक तो बड़ी है ही है, क्योंकि जिस तरीके का 2 और 3 जुलाई को कांड देश में पूरे देश को झकझोर देने वाला कांड था, जिस तरीके से विकास दुबे और उसके साथियों ने डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों का नरसंहार किया,
तो कहीं ना कहीं एक झकझोर देने वाला कांड था और पुलिस के लिए लीक पोल बहुत थी, क्योंकि किसी अधिकारियों को नहीं मालूम था। एसपी आ रहे होते हैं, एसपी ग्रामीण, उनको भी दबिश की जानकारी सीओ द्वारा जब वो थाने पहुंच गए तब दी गई है। एसएसपी दिनेश कुमार पी को भी सीओ ने फोन पे जानकारी दी कि सर बिकरू गांव जा रहा हूं दबिश देने, एसओ विनय तिवारी ने बुलाया। तो कहीं ना कहीं विनय तिवारी की पूरी संलिप्तता थी इस पूरी घटनाक्रम में, तभी वो बच रहा था। और सीओ शहीद देवेंद्र मिश्रा से सीधे वो कह रहा था कि जब तक आप नहीं थाने आएंगे तब तक दबिश डालने नहीं जाऊंगा। तो सीओ ने कहा था ठीक है मैं आ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं सीओ को और जो अन्य पुलिसकर्मी है, जो अन्य थाने के फोर्स पहुंची थी, उनके साथ इस तरीके से भेदिए ने ये खेल खेला है। किस तरीके से विकास दुबे की पूरी टीम को और विकास दुबे को पता है कि 11 बजे एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 12 से 12:30 के बीच में पुलिस दबिश देने आएगी। किस तरीके उसने बिकरू गांव में जेसीबी से वो रास्ता बंद किया और जैसे ही पुलिस उसके अंदर जाती है तुरंत फायरिंग शुरू हो जाती है। तो ये पूरी प्लानिंग थी और ये प्लानिंग विनय तिवारी द्वारा रची गई थी। उसने विकास दुबे को मुखबरी करी थी, जिससे ये पूरी घटना हुई और देश इस घटना से शर्मसार हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद करने वाले में खाकी का बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन खुर्रम, सबसे बड़ा सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार जिस सीओ की बात हो रही है, सीओ ने कई बार इसे लेकर के अवगत भी करवाया, उच्चाधिकारियों को भी लिखा गया, एसएसपी को भी लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी विकास दुबे के खिलाफ? और चूंकि अब विकास दुबे का खेल खत्म हो गया, लेकिन क्या जो भेड़िए लगातार पुलिस महकमे के भीतर रहे 8 पुलिसकर्मी जिनकी वजह से शहीद हुए, वो भी बाहर आ पाएंगे? देखिए एक किस्सा आपको बताता हूँ बिकरू का कि शिवली थाने के पुलिसकर्मी एक टीम जो होती है वो जाती है विकास दुबे घर पे दबिश मारने के लिए और विकास दुबे पूरी टीम को बंधक बना लेता है। और जब बड़ी मुश्किल से छूटता है, बताया जाता है कि उसकी माँ आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम पुलिस वालों को मारोगे तो पुलिस तुमको छोड़ेगी नहीं। इसके बाद वो छोड़ देता है। और उसके बाद जब ये मामला पहुंचता है चौबेपुर थाने में, तो चौबेपुर थाने उनके खिलाफ ही शिकायत करने में उतारू हो जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने पर उतारू हो जाता है। ये साफ बताता है कि किस तरह के विकास दुबे को पूरे थाना प्रोटेक्ट कर रहा था, उसकी शील्ड बन गई थी। कहा यह जाता है कि तकरीबन 150 से 200 पुलिस वाले ऐसे हैं जो विकास दुबे के सीधे संपर्क में थे, वो उसकी मेहरबानी पर थे। अब विकास दुबे नहीं है तो जाहिर सी बात है ऐसे अब अपराधियों, ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान हो रही है। और 3 अभी जो कांस्टेबल पकड़े गए थे जो जय वाजपेयी के घर पे रह रहे थे, उनको पकड़ा गया था, उनको सस्पेंड किया गया। तो ये बताता है कि विकास दुबे जो जड़े थे वो सिर्फ बिकरू में नहीं, कानपुर में नहीं, बल्कि आसपास के सभी थानों में बड़ी मजबूत जड़ थी और हल्का से पत्ता खटकता था थाने में उसके खिलाफ तो उसको जानकारी हो जाती थी। यही वजह है कि जब पहली बार जब सीओ एसएसपी से बात करता है, कहता है वो चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं, जो ऐसे बोल रहा है वो बताता है कि उसने पक्का फोन कर दिया होगा विकास दुबे को, तुम भाग जाओ पुलिस आ रही है। ये जाने कि सीओ को मालूम था कि किस तरीके से ऐसो मिला हुआ है, साफ साफ उसका ऑडियो क्लिप हम सब ने सुना है। अगर ये सब कुछ था तो फिर सीओ आखिरकार पहुंचे क्या, किस पोजीशन में पहुंचे? जब उनको मालूम था कि विकास दुबे और एसओ की जुगलबंदी है तो आखिर वो वहां पहुंचे क्यों? ये बताता है कि उन सबके बावजूद उनको उम्मीद थी कि हम जाकर अपना ऑपरेशन कामयाब कर लेंगे। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि जब सीओ को मालूम था कि विकास दुबे का मुकाम क्या है जराइम की दुनिया में और किस तरीके रिटेलिएट वो कर सकता है, असलहे कौन कौन उसके पास है, तो असलहे क्यों नहीं थे? जबकि बाकी टीम के मेंबरान जो बच गए उस रात को जब उनसे मेरी मुलाकात हुई कानपुर में, तो उन्होंने कहा कि अगर हमको जानकारी होती कि मुठभेड़ हो सकती है तो असलहे दूसरे होते, असलहे और बेहतर होते। यानी कि सिर्फ दबिश मारने के लिए कहा गया, किसी को बताया नहीं कि कौन विकास दुबे है, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। यानी कि जो एक टोपोग्राफी होती है, यानी कि क्या चीज कहाँ पर है, हम किस तरह से मूव वहां करेंगे, अगर अनहोनी हो जाए तो हमारा अगला स्टेप क्या हो सकता है, बिल्कुल उस पर वर्कआउट नहीं किया गया। खुर्रम, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाह रहा हूं, एक और ऑडियो हम सुनाना चाहते हैं। आखिरकार परत दर परत जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, बड़े सवाल खड़े करते हुए एक और ऑडियो सुनिए कि आखिरकार उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। एसएसपी दिनेश कुमार पी को जैसे ही एनकाउंटर की सूचना मिली तो वो मौके के लिए निकले। इस दौरान वो विनय तिवारी से विकास दुबे के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। चूंकि एसएसपी को विकास दुबे की क्राइम हिस्ट्री पता नहीं थी, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार विकास दुबे किस लेवल का अपराधी है। वहीं विनय तिवारी की ओर से
अपने साथियों के पास जाने की हिम्मत दोबारा नहीं जुटा पाया। आप भी सुनिए। हाँ सर। क्या दिया सर क्या स्थिति है? रीग्रुप कर पाए हो? लोगों को इकट्ठा कर पाए हो? पीछे उसको सुरक्षित निकाल पाए हो? नहीं सर, अभी अभी स्थिति जस की तस है सर। अभी सिपाही कोई रिप्लाई फायर कर रहे हैं? सिपाही भी शांत हो गए हैं? भाई शांत है सर। हाँ, हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है। तो मैंने कहा कि वो भी फायर कर रहा है क्या? अरे उसने तो सर फायर किए ही हैं, उसने कम से कम। नहीं, वो तो किए हैं, अब क्या स्थिति है मैं पूछ रहा हूँ। अब सर इस समय फायर तो नहीं हो रहे हैं अब, लेकिन पता नहीं इधर जो भी अपना फोर्स इधर उधर छपा है, अब पता नहीं किस किस पे गोली लगी, ये भी नहीं सर कंफर्म हो पा रहा है। मतलब ये क्या आप लोग उनके घर के अंदर तक पहुंच गए थे या कैसे हुआ था? नहीं सर, बाहर उसका घर के आसपास गली है सर, चारों तरफ से, तो गली में हम लोग चारों तरफ फैल गए, आगे से पीछे तक वो लोग छत पे थे, ऑलरेडी जाग रहे थे पहले ही से। तो पहले नहीं, मतलब वो पहले से एम्बुश लगा के बैठे हुए थे? जी जी जी। तो इसका मतलब तुम्हारे थाने से किसी ने बताया होगा ना कि आएंगे आज पुलिस? पता नहीं सर ये क्या, हाँ, पता नहीं सर। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? अभी तो सर यहाँ हम लोग गाड़ियों की तरफ चले आए, जो अंदर फंसे हैं वो फंसे के फंसे ही हैं सर। लगभग कितने लोग होंगे अंदर? अंदर मेरे समझ से तो सर 15-16 लोग होंगे। 15-16? अच्छा, किस किस पे गोली लगी सर कंफर्म नहीं है, फोर्स जितना हो सके सर उतना भेज दें। नहीं वो तो आ ही रहा, मैं स्वयं चले आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिपाहियों का नंबर तो होगा एक दूसरे का। नंबर सर कॉल ही नहीं उठ रहे हैं, तो इसीलिए तो स्थिति की कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति है हमारे सिपाहियों की। ऐसो शिवराजपुर है, उनका भी नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है उनकी। चलिए ठीक है, पहुंच रहे हैं हम। तो विनय तिवारी और एसएसपी के बीच की बातचीत हमने आपको सुनाई। वही विनय तिवारी जब एसएसपी को हालात की जानकारी दे रहा था, उस वक्त ही एसएसपी ने उसके थाने पर शक जाहिर किया। एसएसपी ने जब विनय तिवारी से पूछा कि विकास दुबे ने एम्बुश कैसे लगा लिया, क्या उसे जानकारी थी, तो विनय तिवारी बोलता है कि जी सर जानकारी थी। इस पर एसएसपी साहब बोलते हैं कि तुम्हारे थाने से ही फिर तो किसी ने बताया होगा। हाँ सर। कौन बोल रहे हो भाई? सर मैं बोल रहा हूँ विनय। ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो ये टोटल कितने लोग गोली चला रहे हैं? सर 5 से 7 आदमी होंगे, बहुत अधिक होंगे, 10 उसी के होंगे घर के सर। अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, उसी के घर के अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अब अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा सर, गोली आ किधर से रही है, घर कंजेस्टेड गांव में, बीच गांव में घर है सर, तो क्लियर कर पाना मुश्किल है कि गोली किधर से आ रही है। आसपास के घरों से भी हल्ला आ रहा था। अच्छा सर। तो उनको पता था पुलिस फोर्स नहीं है? सर हाँ पता था, पुलिस फोर्स है, बिल्कुल क्लियर था। अच्छा सर टोटल 2 लोग घायल है? 2 नहीं सर 4 हो गए सर। वही फोर्स तितर बितर है, धीरे धीरे सभी का पता लगाया जा रहा है सर। तो सभी को फोन लगाओ, धीरे धीरे से इकट्ठा करो, गांव के बाहर ले आओ। सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो और सीओ से बात हो पा रही है? नहीं सर, सीओ साहब का एक फोन तो जिसका आपसे बात हो रही है ये वही फोन है, गाड़ी में छूट गया था, और दूसरा फोन उनके पास है लेकिन उठ नहीं रहा है सर। अच्छा ये बताओ कौन सी असला है उनके पास? 303 सर, बम भी चला रहे हैं। अरे 315 के फायर हैं सर, और पिस्टल के फायर। अच्छा, पिस्टल और 315 के फायर है, और लगातार चला रहे हैं? अभी बंद कर करके आदमी देख के चला रहे हैं? आदमी देख के चला रहे हैं सर, अभी हाल्ट है। अभी पिछले 15-20 मिनट चल रही थी, अभी हाल्ट है। ये कौन है उसके साथ? उसके घर में और कौन कौन रहते हैं? उसके घर में सर उसके साथ में जो भी अपराधी रहते हैं, 4-5 आदमी असलहों के साथ रहते हैं सर। एक अमर दुबे है। पता था पहले से, पता था कि अपराधी बम भी है इसके पास, इतने असला है, तुम्हें पहले से पता था?
मैं सर जानता था, मुझे अंदेशा था इस बात का, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था, इसीलिए फोर्स नहीं, के मेरे साथ को आया। बताया है, मेरे को ये थोड़ा ना तुमने बताया कि साहब इस तरह से ये बम भी चलाएगा, ये इसके पास इतने असले और बदमाश भी इसके साथ सर रहते ये हैं। मनवड़ किस्म का है, इसीलिए इतनी फोर्स के साथ आए हुए थे हम लोग। क्यों 3 SHO गए हैं, सर तो अब क्या स्थिति है वहाँ पे? किसी से संपर्क हो पा रहा है? वायरलेस भी है? गाड़ियां रोड पर छोड़ के सर पैदल फोर्स अंदर गई थी, वहाँ गोलियां चलने लगी तो फोर्स तितर-बितर हो गई सर। अच्छा, बड़ा अच्छा, ठीक है, आप रीग्रुप हो जाओ, घायलों को पहले इवैक्यूएट करो और बस सेंट्री के रूप भाई चारों तरफ कवरअप के रूप में असला के साथ तुम लोग मतलब उससे बच के आड़ लेके रहो, हम आ रहे हैं। सर समझ में आ रहा है कि नहीं? सर तो लगातार हमने 2 और ऑडियो आपको सुनवाए कि किस तरह से बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत में भी ये साफ होता जा रहा है कि कैसे विनय तिवारी एसएसपी को जानकारी दे रहा है। साथ ही साथ एक शक भी जाहिर किया गया एसएसपी की ओर से कि क्या तुम लोगों को पता था कि वो इतना बड़ा अपराधी है, उसके पास असलहे हैं, बम भी हैं, इसके बावजूद भी इस तरह से बिना तैयारी के गए। ये तमाम बातें हैं जो लगातार इन शंकाओं को और ज्यादा गहरा कर रही है कि आखिर उस रात को किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। हमारे साथ लगातार तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल प्रताप सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। कानपुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राहुल का। राहुल, आपने इस ऑडियो को भी सुना कि किस तरह से एसएसपी जानकारी भी ले रहे हैं, साथ ही साथ उस वक्त भी उन्होंने एक शंका जाहिर की कि कोई न कोई मिलीभगत साफ तौर से इस थाने के बीच हो या फिर पुलिस के अधिकारियों के बीच हो, अपराधियों के साथ, वो जरूर हुई है। निश्चित तौर पे हेमंत, कहीं ना कहीं जो एसएसपी को जानकारी थी वो दबिश की पूरी जानकारी थी तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार पी को, लेकिन विकास दुबे के बारे में नहीं बताया गया था कि विकास दुबे किस किस्म का अपराधी है। वो बम भी चलाएगा, वो पिस्टलों से फायर करेगा, वो 315 बोर के तमंचे से फायर करेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से जो ऑडियो अब निकल के सामने आई है जिसमें विनय तिवारी एसएसपी को बता रहा है ये बातें, तो कहीं ना कहीं एक शंका का सवाल है। तो जो भेदिया है विनय तिवारी, वो अपने को बचाने के लिए ये बात कह रहा है कि नहीं साहब हमने जानकारी दी थी आपको। तो एसएसपी ने साफ तौर पे कहा कि जानकारी दी थी पर अधूरी, क्योंकि तुमने ये नहीं बताया था कि वो बम भी चलाएगा, उसके पास ये हथियार है। नहीं तो और ज्यादा तैयारी से पुलिस जाती और इस जो 8 पुलिसकर्मी पूरे शहीद हुए हैं उनको कहीं ना कहीं बचाया जा सकता था, उनको रोका जा सकता था अगर पुलिस पूरी तरीके से तैयारी से जाती। बिल्कुल राहुल, ये अहम सवाल हैं जो इस वक्त लगातार अपना जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्रम, चूंकि आपने सुना राहुल कह रहे थे कि एसएसपी को इस बात की जानकारी तो थी, लेकिन उस तरीके से उन्हें शायद नहीं बताया गया कि किस लेवल के अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चूक यही थी और ऑपरेशन का मुख्य जो सबसे बड़ी कामयाबी का जो तरीका होता है वो यही होता है कि फुल प्रूफ प्लानिंग करिए, जो टारगेट है उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए, टोपोग्राफी के बारे में जानकारी रखिए। ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब विनय तिवारी ये बता रहा है, जैसे कि जो ऑडियो में आ रहा है कि अंदेशा था। अंदेशा क्या होता है? आप बताते हैं कि हमको यही अंदेशा है। और ख़ास बात यह है कि जब भी वो बात कर रहा है कहीं से फायरिंग की आवाज़ नहीं आ रही है, वो सन्नाटा आ रहा है। तो क्या वो स्पॉट पर है या नहीं है ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से आप देखें जितनी भी बातें बिकरू गांव से हुई आला अधिकारियों को, वो सब विनय तिवारी ने कहा। यानी कि विनय तिवारी की आप आवाज़ सुनिए, उसका कंपोज कितना है वो, यानी कि क्या उसको पूरी जानकारी थी, ये बड़ा सवाल है। क्या उसको इस बात का इल्हाम था कि कुछ बड़ा हो सकता है जिसकी वजह से वो ऑपरेशन में था लेकिन फिर भी नहीं था? क्या ये वही शख्स है जिसने बताया विकास दुबे को कि ऐसा कुछ होने जा रहा है? ये सब सवाल है, क्योंकि जो एसओ है वो वहाँ के गश्त करते थे, उनको मालूम था विकास दुबे कितने पानी में है, इसके बावजूद उसने नहीं बताई। और जिस तरीके सीओ नाराज था एसओ से, विनय तिवारी से, वो और पुष्ट करता है कि वो ने बहुत जानकारी छुपाई ताकि ऐसा कुछ हो ही ना सके कि विकास दुबे भी बच जाए और अगर टीम में कुछ हो जाए तो हम संभाल लेंगे। इसके लिए पूरी उसने घेरेबंदी भी की लेकिन नाकामयाब रहा। वो प्रथम दृष्टिया उसी पर शक जाता है। लेकिन जो सवाल बड़ा है कि आखिर प्लानिंग करने वाला कौन था? एफआईआर कितने बजे लिखी गई वो भी सबके सामने आ चुकी है। एफआईआर लिखते ही दबिश मारने पुलिस चली भी जाती है। तो इतनी जल्दी कौन थे वो लोग जो बार बार ये कह रहे थे कि तुरंत जाइए पहुंचिए?
क्यों नहीं पूरी तैयारी की गई? जब बिल्कुल आपको खुर्रम, मालूम मैं था, आपको रोकना क्या चाहूंगा। सीओ को नहीं? अतुल, एक अहम सवाल इस बात को लेकर के भी खुर्रम उठा रहे हैं कि जब एफआईआर जितने बजे हुई और उसके बाद भी पुलिस का एक्शन, उस दरमियान आखिरकार जो समय था, इतने कम समय में क्या मजबूरी थी कि पुलिस की टीम इस तरह से बिना तैयारी के वहां पर पहुंच गई बिकरू गांव में? और यह भी अब साफ हो गया कि एसएसपी को जानकारी तो दी गई थी, लेकिन वो भी जानकारी आधी अधूरी दी गई थी, बिना प्लानिंग के पुलिस की पूरी टीम गई थी। अब सवाल यह कि विकास दुबे खत्म हो गया, लेकिन क्या पुलिस महकमे के भीतर जो भेड़िए छिपे हुए थे, जिनकी वजह से पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम होना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है, वो भी बेनकाब होंगे? उन पर भी कार्रवाई होगी? देखिए हेमंत, आपने जो 2 ऑडियो अभी अपने दर्शकों को सुनाए और राहुल और खुर्रम ने अपनी बात उस पर रखी कि क्या किस तरीके से दिखाई दे रहा है, उसमें स्पष्ट तौर पर एक चीज तो और निकल कर आई कि एसएसपी, जिन पर हम अभी सवाल खड़े कर रहे थे कि उनको जानकारी नहीं थी विकास दुबे के बारे में या इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, तो कुछ जानकारियां दी गई लेकिन आधी अधूरी। ये भी स्पष्ट हुआ। खुद एसएसपी वहां पर देखिए पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास दुबे के घर पर दबिश देने गए, ये बात कैसे पता चली विकास दुबे को? यानी थाने से ही फोन गया होगा। इसके पहले के ऑडियो में आपने सुनाया, यानी एसएसपी ये शंका जाहिर पहले ही कर चुके हैं उसी वक्त की बात में, जो हम लगातार सवाल खड़े करते रहे। उसके बाद विनय तिवारी पर हम आते हैं। यहां पर देखिए, आपने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी। हम बार बार ये कह रहे थे इसके पहले भी कि परिस्थितियां कुछ ऐसी पैदा की गई थी कि जिसमें एक ऐसा शख्स दोनों को इस तरीके की परिस्थिति में खड़ा कर रहा था ताकि उसका जो असल मकसद है वो सिद्ध हो जाए। मैं जो बात कह रहा हूं उसको आप समझिए। विकास दुबे से विनय तिवारी बहुत करीबी से मुखालफत था और उसके लगातार उसकी जानकारी उसके साथ साझा होती रही थी, या फिर कहें कि कई तरह से वो उसका करीबी माना जाता रहा, या फिर उसकी सरपरस्ती में वो थाना चला रहा था। ये शिकायत सीओ ने भी की थी, बकायदा लिखित तौर पर अपने अधिकारियों को सूचित किया था कि पैर छूता है विनय तिवारी, कुछ बड़ा कांड हो जाएगा, ये सारी बातें थी। और विकास दुबे जो कि बड़ा शातिर, जिस पर 58 मुकदमे दर्ज थे, मैं नहीं मान सकता कि उसके घर पुलिस दबिश देने जाए और वो इस तरीके का एम्बुस लगाकर पुलिस पर, इतने पुलिस कर्मियों पर इस तरीके का जानलेवा हमला कर दे। वही बात सिद्ध होती है कि असल में उसको यह बताया गया था कि शायद आज दबिश में तुम्हारा काम तमाम होगा, इसलिए उसने हथियार भी इकट्ठा किए, लोगों को भी इकट्ठा किया और आते ही जेसीबी लगाकर सबसे पहले उसने फायरिंग करना ही शुरू कर दिया। और कई घटनाक्रम उसके बाद, गोली लगने के बाद किस तरीके से उसने क्या कुछ किया था, किसके हाथ काटे गए, कैसे क्या किया गया, सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं, वो तफ्तीश में अभी चल रही है। यानी विनय तिवारी की भूमिका जो पहले से संदिग्ध थी, वो इस ऑडियो के आने के बाद स्पष्ट हो रही है कि वो दोनों तरफ खेल रहा था। वही बात खुर्रम कह रहे थे कि जहां से फोन पर वो बात कर रहा है, लगातार एसएसपी के पास पहला फोन जाता है और एसएसपी खुद बार बार फोन करते रहते हैं और बाद में वो खुद कहते हैं कि तुम ऐसो बोल रहे हो ना। इसके पहले के ऑडियो में आपने सुना, उन्होंने पूछा कि तुम हमराही हो, तो उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा कि मैं चौबेपुर थाने से हूं। वो बता सकता था कि मैं ऐसो चौबेपुर बोल रहा हूं। तो कुल मिलाकर ट्रैप दोनों तरफ से किया गया, यानी पुलिस महकमे में पुलिस अधिकारी को भी ट्रैप में फंसाने के लिए पुलिस के लोग ही थे, या फिर कहें स्पष्ट तौर पर यह नाम ले सकते हैं आप, हालांकि यह भी जांच का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर विकास दुबे को भी यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। नहीं तो अन्यथा अगर वो इतना शातिर अपराधी जब है तो वो आराम से वहां पर गिरफ्तारी भी दे सकता था, भाग भी सकता था, कुछ भी कर सकता था। बिल्कुल। वो इससे पहले भी कई मुकदमों में थाने के अंदर जाकर हत्या करने में उसका नाम आज से कई साल पहले आया हुआ था और तब भी उसके खिलाफ एक भी गवाह नहीं थे। तो अंदाजा लगाइए कि उसके पास कितना बैकअप था और कितना ज्यादा वो शातिर था। वो इस तरीके का कृत्य नहीं करता। उसको यह जरूर बताया गया था कि आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, और तब उसने इस तरीके का कृत्य किया होगा अपनी जान बचाने के लिए या फिर अपना रुतबा दिखाने के लिए। दोनों पहलू हैं और उसको यह बात बताई गई होगी। और वही बात यहां पर इस ऑडियो में निकल कर आ रही है कि थाने से ही सब कुछ लीक हुआ। अब लीक करने वाला कौन है वो जांच का विषय है। हालांकि यहां पर एसएसपी का एक मुद्दा कि उनको जानकारी नहीं थी, जानकारी थी तो आधी अधूरी जानकारी थी। विनय तिवारी जो कि ये कह रहा है कि बहुत मनभर टाइप का वो व्यक्ति है, 58 मुकदमे दर्ज हैं, ये सब कुछ वो पहले भी बता सकता था क्योंकि उससे ज्यादा करीबी विकास दुबे का महकमे में कोई और नहीं था, या होंगे भी तो उनमें से एक वो भी था। उसको सब पता था कि वो कितना मनबड़ है, कितने उस पर मुकदमे हैं, कितने हथियार रखता है, कितने लोग वहां पर रहते हैं, ये उचित समय
समय है या नहीं है। पुलिस महकमा अगर इस फोर्स के साथ जाता है, इन तरह के हथियारों के साथ जाता है, तो उसके साथ क्या हो सकता है, ये सारी बातें उसने छिपाई हैं, इस ऑडियो में स्पष्ट हो रहा है। हेमंत, बिल्कुल, और इस विनय तिवारी की जो भूमिका है वो शुरुआत से ही हम बताते रहे हैं कि किस तरह से संदिग्ध रही है। हालांकि जांच इस पूरे मामले को लेकर के अतुल हो रही है, जांच में कुछ और तथ्य सामने आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ खुर्रम हमारे साथ जुड़े, खुर्रम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से एक के बाद एक ऑडियो के जरिए इंडिया न्यूज ने साफ कर दिया कि आखिरकार इन तथ्यों के बीच में कहां पर सच्चाई है, बिकरू कांड का सच आखिरकार क्या है। उम्मीद है उन लोगों पर जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें सजा मिल पाएगी। नमस्कार। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती।